कोर्ट में जब एक बार मैटर पहुंच जाता है तो ये आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है कि वो हर मैटर मेरिट पे डिसाइड हो, क्योंकि हमने देखा कि हमारा कोर्ट जो है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है। तो उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, यानी वैकल्पिक विवाद निस्तारण की एक व्यवस्था है, जिसके तहत आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन ये आते हैं। ये जब हम आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे तब इन सबको समझेंगे। इसके अलावा एक एडीआर जो एक नेगोशिएशन और होता है। तो नेगोशिएशन में क्या आता है? तो नेगोशिएशन में जो जो चीजें आती हैं वो उसके प्रोविजंस हमारे सीआरपीसी में ऑलरेडी की गई। तो वो प्रोविजंस क्या क्या हैं, आज हम उनको इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ सिंप्लीफाइड विद शशि शेखावत। डियर फ्रेंड, इन दिस वीडियो वी शैल बी डिस्कसिंग नेगोशिएशन एज एडीआर। नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता। ये हमारे सीआरपीसी के अंदर नेगोशिएशंस के अलग अलग कई प्रोविजंस दिए गए। हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर दो जो है वो टॉपिक्स को टेकअप करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, जिसको हम अपराधों का समन भी कहते हैं। ये सेक्शन 320 के अंदर है। ये चैप्टर 14 के तहत ये जनरल प्रोविजंस ऑफ रिगार्डिंग इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के अंदर दिया गया है। ये एक अपने आप में सेक्शन है और ये एक अपने आप में ये कंप्लीट है। और दूसरा जो प्रोविजन दिया है वो चैप्टर, एक नया चैप्टर इंसर्ट किया गया है और वो सेक्शन 265A से लेकर 265L तक जाता है। वो है प्ली ऑफ बार्गेन, अब सौदा विवाद जिसको हम कहते हैं। ये फ्रेंड्स की पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था उसकी क्या लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो आप लोगों का सजेशन आया था कि मैं इस लेंथ को थोड़ी कम रखूँ। तो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर केवल कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस को लूंगा और इसके साथ ही मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, प्ली ऑफ बार्गेनिंग जो है मैं उस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस क्या है। कंपाउंडिंग को अगर जनरल पार्लेंस में हम समझें तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि एग्रीमेंट, समझौता, कंप्रोमाइज। तो इसका मतलब कंपाउंडिंग का मतलब हुआ कि पार्टीज के बीच में कोई समझौता, जहां पार्टीज कोर्ट के समय एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसके अंदर ये कहते हैं कि हम दो लोगों ने जो है वो जो डिस्प्यूट था उसको आपस में जो है वो रिजोल्व कर लिया, अब हम मामले को आगे नहीं चलाना चाहते। और उस एप्लीकेशन पे कोर्ट अपनी परमिशन दे देता है कुछ मैटर्स में, और कुछ मैटर्स में परमिशन की भी जरूरत नहीं होती है। तो कोर्ट केवल पार्टीज को सुन के जनरल इंक्वायरी करके उनको परमिशन दे देता है। तो ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर कंपाउंडिंग की जा सकती है? ये तो जब हम 320 को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि 320 के अंदर एक टेबल दी गई है। उस टेबल को जो है वो दो पार्ट में बनाया गया है और हर पार्ट में 3 कॉलम बनाए गए। फर्स्ट कॉलम के अंदर तो ऑफेंस को डिस्क्राइब किया गया, सेकंड कॉलम में सेक्शन को बताया गया और थर्ड कॉलम में बताया गया कि उस ऑफेंस को कंपाउंड कौन कर सकता है, उसमें समझौता कौन कर सकता है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो हमें समझते हैं कि जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस है केवल जो आईपीसी के तहत, भारतीय दंड संहिता के तहत जो अपराध घोषित किए गए हैं उन अपराधों में से कुछ अपराधों को कंपाउंडेबल बनाया गया, जो कि टेबल के अंदर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बताया। फर्स्ट पार्ट में जो ऑफेंसेस बताए गए हैं वो ऑफेंसेस जो हैं वो पार्टीज के बीच में नेगोशिएशंस के बाद पार्टी जब एप्लीकेशन लगाती है तो उसमें विदाउट एनी डिगिंग, विदाउट एनी इंक्वायरी कोर्ट जो है उस मामले में परमिशन उनको दे देती है, अलाउ कर देती है कंपाउंडिंग करने के। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अराउंड 43 ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल बनाए गए हैं, जिसके अंदर कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। अब डियर फ्रेंड्स, जो सीआरपीसी हमारा सेंट्रल एक्ट है और ये चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है तो उस पर लॉ जो है वो सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी उस पर लॉ बना सकता है। तो इस जो टेबल फर्स्ट जो दिए और सेकंड जो भी है, इनके अंदर सेंट्रल ने जो ऑफेंसेस को जो कंपाउंडेबल बनाया गया, उसके अलावा स्टेट चाहे तो अपने सर्कमस्टांस के हिसाब से कुछ ऑफेंसेस को इंक्लूड भी कर सकती है उसमें, और चाहे तो उसमें से एक्सक्लूड भी कर सकती है जो ऑलरेडी लिस्ट में दी गई है। खैर, तो सबसे पहले जो लिस्ट के अंदर अभी प्रेजेंटली जो है 43 ऑफेंसेस इंक्लूडेड है और पार्ट सेकंड में अराउंड 13 ऑफेंसेस इंक्लूडेड है। तो कुल मिला के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द टेबल के अंदर 56 ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडेबल बनाए गए। अब कंपाउंडिंग के लिए कि जनरली क्या होता है कि
एग्रीव्ड जो होता है वही एप्लीकेशन फाइल करता है, क्योंकि आप देखेंगे थर्ड कॉलम के अंदर ये बताया गया है कि कंपाउंडिंग कौन कर सकता है। तो कंपाउंडिंग के लिए बताया गया है कि एग्रीव्ड है, विक्टिम है या अफेक्टेड है, वही बनाया है उसको कर सकता है। वो बात अलग है कि इंसिस्टेंस जो है वो अक्यूज का होता है, अक्यूज के कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे वो एप्लीकेशन फाइल करता है। तो खैर, जो हमने अब ये देखा कि आईपीसी के तहत पनिशेबल ऑफेंसेस है, और वो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि 7 साल के कारावास तक दंडित है। इससे ऊपर के जो ऑफेंसेस हैं उनके अंदर कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती जनरली। वो इसमें ऐसे कोई कैटेगरी नहीं दी है, लेकिन जब हम उस टेबल को देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि 7 साल तक के ऑफेंसेस को उन्होंने कंपाउंडेबल बनाया गया। अब उसमें समझने वाली बात ये भी है कि जिन ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाया गया, और अगर उन ऑफेंसेस का कोई अटेम्प्ट यानी प्रयास, अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि कोई आपराधिक षड्यंत्र, या कॉमन इंटेंशन सामान्य उद्देश्य अंडर सेक्शन 34 आईपीसी, या 149 अगर एनी मेंबर ऑफ द लॉ असेंबली कमिट्स एनी ऑफेंस, तो जब मेन ऑफेंस को भी कंपाउंड किया जा सकता है तो ये इन ऑफेंसेस को भी कंपाउंड किया जा सकता है। और कंपाउंडिंग चाहे किसी भी स्टेज पे हो, जैसे कि मैंने बताया कोर्ट के अंदर जैसे मामला आता है तो किसी भी स्टेज पे, ट्रायल शुरू होने से पहले, ट्रायल के दौरान, या ट्रायल कंक्लूड होने के बाद में, रिवीजन में, अपील में, किसी भी वक्त इसको जो है कंपाउंड किया जा सकता है। तो लेकिन वो जब किसी भी वक्त कंपाउंड किया जाता है तो उसका इफेक्ट जो है वो एवरी टाइम विल बी लाइक एक्विटल, जैसे बरी करना, दोष मुक्त किया जाना, उसका इफेक्ट वो इसके अंदर आता है। अब जैसे कि इसमें बताया गया कि एग्रीव्ड जो अगर मेजर है जिसके साथ हुआ है तो वो उसको कंपाउंड कर लेता है। फर्स्ट कैटेगरी में कोर्ट की परमिशन की भी जरूरत नहीं होती, वो सिंपल एक एप्लीकेशन फाइल करता है। कोर्ट केवल जनरल इंक्वायरी ये कर सकता है कि हाँ भाई जो कंपाउंड करने वाला वही व्यक्ति है क्या जिसने जो ये केस इंस्टीट्यूट किया था वगैरह वगैरह, ये जनरल इंक्वायरी करने के बाद परमिशन दे देता है। सेकेंड पार्ट के अंदर ये है कि जब वो इसमें लगता है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे बताए गए जो विद परमिशन ऑफ द कोर्ट ही जो है वो कंपाउंड किया जा सके, तो उन मैटर्स में कोर्ट जो है कुछ डिगिंग कर सकता है, कुछ इंक्वायरीज कर सकता है कि परमिशन कोर्ट दूं तो किस ग्राउंड पे दूं, कंपाउंडिंग हुई है तो कहाँ हुई है, कहीं जो एंड्स ऑफ द जस्टिस डिफीट तो नहीं हो रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो कोर्ट अपनी इस वहाँ पे उस मैटर्स के अंदर कोर्ट के पास अपना डिस्क्रिप्शन होता है, कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करने के बाद परमिशन दे सकता है। अब उसमें ये बात है कि जैसे अब कंपाउंडर है, नर्सिंग वाला कंपाउंडर है, एग्रीव्ड पर्सन जो उसमें कंपाउंड कर रहा है, अगर वो कंपाउंड करने वाला पर्सन अगर इनकेपेबल है, इनकेपेबल से मतलब है अगर वो माइनर है, लूनेटिक है या अनसाउंड माइंड है, तो फिर वो लॉ के अंदर उसको कैपेबल नहीं माना, तो वो कंपाउंड कैसे करेगा। तो उसके लिए भी प्रोविजन ये किया गया है कि ऐसा अगर कंपाउंडर कोई अगर इनकेपेबल है तो लॉ के तहत ऐसे इनकेपेबल पर्संस के बिहाफ पे जो कोई एग्रीमेंट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति उसके बिहाफ पे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा और कोर्ट से परमिशन मांगेगा कि एग्रीव्ड के बिहाफ पे वह कंपाउंड करना चाहता है, तो कोर्ट उसको परमिशन दे सकती है और वो उसके बिहाफ पे उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकती है। हो सकती है कि जो कंपाउंडर है उसकी डेथ हो गई हो, कंपाउंडर मीन्स एग्रीव्ड पर्सन की अगर डेथ हो गई हो, तो अगर एग्रीव्ड पर्सन की डेथ होगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, उत्तराधिकार, वो आ सकते हैं, वो कोर्ट की परमिशन लेके चाहे तो उस केस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, उनका कोई आपस में समझौता हो चुका है, तो वो उस केस के अंदर कोर्ट से एप्लीकेशन लगाएंगे। कोर्ट उस मैटर में केवल कंसेंट इज रिक्वायर्ड ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती, केवल कोर्ट कंसेंट देता है। कंसेंट का मतलब ये होता है कि परमिशन में तो कोर्ट कुछ क्वेरीज करता है, कुछ डिगिंग करता है, कंसेंट के अंदर कोर्ट ज्यादा मैटर्स में नहीं जाता, क्योंकि जब उसकी ऑलरेडी डेथ होगी तो उसको आगे परस्यू करने में भी वो कौन परस्यू करेगा, माना कि स्टेट करता है उनके बिहाफ पे हुआ, लेकिन उसको भी जो एज ए विटनेस तो अपीयर होना होता है जैसे, तो कोर्ट क्या इस मैटर्स में केवल कंसेंट देके उसको मैटर को खत्म करवा देती है। अब एक बात इसमें ये आती है कि जैसे कि मैंने बताया कि कंपाउंडिंग किसी भी स्टेज पे की जा सकती है, तो कंपाउंडिंग अगर मान लो कि पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट नहीं होता है, लेटेस्ट स्टेज पे होता है, तब तक जो ट्रायल चलते हुए उसका कन्विक्शन भी हो जाता है, और उसके बाद में अगर उनके बीच में कोई कंप्रोमाइज होता है, अब वो अगर उसको कंपाउंड करना चाहते हैं तो सिचुएशन क्या होगी, तो उस केस में अपील के दौरान भी वो कंपाउंड कर सकते हैं। लेकिन जब अपील के दौरान अगर वो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो एप्लीकेशन अपीलेट कोर्ट में फाइल होगी, और अपीलेट कोर्ट में जब एप्लीकेशन फाइल होगी तो वो स्पेशल लीव पिटीशन
विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की जाएगी। उस पे उसके सुनने के बाद में ही कोर्ट जो है उसमें परमिशन देगा, तो वो कंपाउंडिंग की जा सकती है। ऐसे क्या होता है कि जैसे हमारे सेशन कोर्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेते, तो उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब चालान शीट फाइल की जाती है तो वो मजिस्ट्रेट जो है वो अगर सेशन ट्राइबल के केसेस हैं तो वो उनको वहाँ सेशन कोर्ट को देते हैं ट्रायल किए जाने के लिए। तो उस प्रोसेस को जो मजिस्ट्रेट कोर्ट सेशन कोर्ट को ऐसे मैटर्स जो सेशन ट्रायल के हैं उनको जो देता है तो उस प्रोसेस को कमिटल कहते हैं। तो वो जो कमिटल हो जाता है एक बार, यानी मजिस्ट्रेट ने केस को सेशन कोर्ट के समक्ष कमिट कर दिया है और फिर अगर पार्टीज के बीच में अगर कोई कंपाउंडिंग की वो सिचुएशन आती है तो उस केस में भी सेशन कोर्ट के समक्ष जो है एसएलपी फाइल की जाएगी। सेशन कोर्ट जो है एसएलपी को सुनने के बाद में ही वो उनको कंपाउंडिंग की परमिशन दे सकता है। लेकिन ऐसी सच कोई रिक्वायरमेंट रिवीजन में नहीं होती। अगर कोई ट्रायल के दौरान कोई ऑर्डर पास किया गया है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर कोई पार्टीज रिवीजन में जाती है, वहाँ पे अगर उनके बीच में कोई कंपाउंडिंग की सिचुएशन आ जाती है तो उस केस में उनको कोई स्पेशल पिटीशन फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पे केवल कोर्ट जो है वो अलाउ कर सकता है उनको उसके ऊपर। लेकिन इसमें यहाँ देखने वाली एक बात ये कि जैसे जो ऑफेंसेस जिनके अंदर कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन कन्विक्शन होने के बाद में अपील के दौरान में भी फिर उन मैटर्स में भी चूंकि अब एसएलपी फाइल की जाती है तो वहाँ पे भी परमिशन की आवश्यकता हो जाती है। अब एक बात ये आती है कि यहाँ पे जो इसके अंदर जो ऑफेंसेस जो बताए गए हैं केवल वही कंपाउंडेबल है। इसमें 320(9) में स्पेसिफिकली कहता है कि यहाँ पे जो ऑफेंस बताए गए हैं केवल वही कंपाउंडेबल है, इसके अलावा अन्य कोई ऑफेंसेस को जो आईपीसी के जो ऑफेंसेस हैं उनको कंपाउंड नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इस टेबल में जो मेंशन हैं उनके अलावा सारे ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन कंपाउंडेबल। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर भी अगर कोई एग्रीमेंट हो या कोई समझौता हो तो उनको कंपाउंड कर सकते हैं? भाई सेक्शन 320 तो स्पेसिफिकली मना करता है। ऐसे मैटर्स में जहाँ पार्टीज जब एक दूसरे के विरुद्ध मामले को नहीं चलाना चाहते, कोर्ट हमारे ऑलरेडी ओवरबर्डन है, तो ऐसे मैटर्स को फिर एक फॉर्मेलिटी हो जाती है उसको ड्रैग करना। तो इसके लिए भी एक प्रोविजन ये है, वो तब हम ये कहते हैं कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट 482 सेक्शन के अंदर हम चल जाते हैं। तो 482 जो है वो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। वो ये कहती है कि सीआरपीसी में कुछ भी कहा गया है उसके बावजूद भी nothing shall affect or limit the powers of the Honorable High Court to give effect and order under CRPC and to secure the ends of the justice to prevent the abuse of the process of the court। इन तीन मामलों के अंदर कोर्ट जो है हाई कोर्ट अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। तो हाई कोर्ट 482 के तहत कंपाउंडिंग तो नहीं कर सकता है, लेकिन जब अगर कोई ऐसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है वहाँ से 482 में पार्टी जाती हैं तो वहाँ उस प्रोसीडिंग को कोर्ट जरूर कर सकता है। तो कोर्ट जब क्वेश्चन करता है तो क्या आर्बिट्रेरीली कर सकता है या उसके कोई गाइडलाइंस है या कि उसके कोई स्टैंडर्ड्स हैं? हाँ, उसके कोई सेट स्टैंडर्ड्स हैं, वो ये हैं। तो 482 के तहत मैटर्स की जो है वो कंपाउंडिंग करने के लिए हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं कि सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट नहीं करते, उन मैटर्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट नेचर्स के हों, या कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन पार्टीज के बीच में रही हो, या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हों, या कोई फैमिली डिस्प्यूट्स हों। इस तरह की डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो उन केसेस के अंदर 482 के तहत नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होने के बावजूद कोर्ट चाहे तो 482 के तहत क्वेश्चन कर सकता है। 320 जो है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जो है ये हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल का एक वन ऑफ द फॉर्म है। ऐसी एक अनदर फॉर्म जो है वो होता है प्ली बार्गेन, सौदा विवाद का। अब जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू के अंदर ही कहा था, यानी अगले वीडियो में कवर करेंगे उसको। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है ये आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा हो। और अगर आपके कोई सवाल अगर इस टॉपिक के बारे में है तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तब तक आप मेरे वीडियो को like and share करते रहिए, and also do not forget to subscribe my channel. See you soon in the next video. Till then, take very good care of yourselves. Thank you very much.